आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि अब आपको आसमान में एक नहीं बल्कि कई सूर्य एक साथ चमकते हुए दिखाई देंगे। सुनकर चौंक गए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम रतूड़ी और आज हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो नेचुरल सूर्य की तरह ही एक सिंथेटिक सूर्य बनाने जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा किया जाना पॉसिबल है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंथेटिक सूर्य को समझने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जो प्राकृतिक सूर्य है, नेचुरल सन है, वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे काम करता है। तभी हम ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो सिंथेटिक सूर्य बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। ये तो हम जानते ही हैं कि जो प्राकृतिक सूर्य है वो एक गैस का गोला है जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। लेकिन इन गैसीय पिंडों की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें जो गैस होती है वो हमेशा कोर और सेंटर से सरफेस की ओर फ्लो करती है। बट जैसा कि हमें ये भी पता है कि सूर्य अपने आकार में बहुत बड़ा है और एक अकेला सूर्य कम से कम 13 लाख पृथ्वियों के बराबर है। 13 लाख पृथ्वियाँ एक सूर्य में समा सकती हैं। यही कारण है कि जो सूर्य का मास है वो भी बहुत ज़्यादा है और मास ज़्यादा होने की वजह से ही सूर्य एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और यही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर इन गैसेस को सूर्य के सेंटर में रोके रखता है। अधिक मास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के सेंटर में, कोर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है और इतना हाई टेम्परेचर किसी भी मैटर को उसके प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होकर अपने प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है और प्लाज्मा स्टेट किसी भी मैटर का वो स्टेट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकलकर फ्रीली मूव करने लगते हैं और ये एटम्स चार्ज्ड स्टेट में चले जाते हैं। इसे ही अणुओं की आवेशित अवस्था मतलब चार्ज्ड स्टेट ऑफ एटम्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियर को बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन के कई एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हीलियम बन जाने से हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, बल्कि हीलियम बनने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ मास कन्वर्ट होकर एनर्जी बन जाता है। और यहाँ पर हम द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc² काम करता है और यही रिलीज एनर्जी हमें हीट एनर्जी और लाइट के रूप में मिलता है। अल्टीमेटली हम अगर बात करें तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो क्या अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को पृथ्वी पर करवा पाने में सफल हुए तो क्या हम हीट एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इतने हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन करोड्स डिग्री सेंटीग्रेड एट द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्राकृतिक सूर्य को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक सूर्य बना पाना पॉसिबल है भी या नहीं। कई सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना पाने में सफल हुए जो इतने हाई टेम्परेचर को बियर कर सके और मैटर की प्लाज्मा स्टेट को भी कंट्रोल कर सके। इस इंस्ट्रूमेंट को टोकामक नाम दिया गया है। इसका पूरा नाम है ईस्ट। ईस्ट मीन्स EAST, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक, और यह हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस चाइना में लोकेटेड है। लेकिन चाइना में लोकेट होने का मतलब ये नहीं है ये चाइना कंट्री का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर कई देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें कि भारत भी शामिल है। यह टोकामक अपनी एक बड़ी उपलब्धि की वजह से हाल में चर्चा में रहा। इस टोकामक ने 101 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव किया और 20 सेकंड तक 16 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सिंथेटिक सूर्य को बनाने के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि इतने कम टाइम तक इतना हाई टेम्परेचर अचीव कर भी लिया तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि इतने कम टाइम में 1 मिनट या 2 मिनट मुश्किल से इसमें हम क्या एनर्जी जनरेट कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। आपका डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम 2 मिनट तक भी ऐसा कर पाए
तो भी ये आगे की जर्नी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन साबित होगा। और अगर हम ऐसा 2 मिनट तक कर पाए तो हम इसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल और 2 सदियों तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टोकामक को इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट करने के लिए और इससे एनर्जी जनरेट करने में अभी भी मिनिमम 10 सालों का समय और लग सकता है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। यह टोरस शेप का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके सेंटर में एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। यह अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए इनर्शिया और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें मूविंग चार्ज्ड प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा या चार्ज के बीच कोरिलेशन होने की वजह से यही जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इस प्लाज्मा की मूवमेंट और स्पीड को कंट्रोल करने लगता है। और इसी पूरे प्रोसेस पर यह टोकामक काम करता है और इतना हाई टेम्परेचर और एनर्जी जनरेट करता है। अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा अभी तो भी इस टोकामक को एक सैटेलाइट की तरह स्पेस में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा किया जाना पॉसिबल नहीं है और आपको आसमान में एक ही साथ देखने को मिलेगा। ये जो टोकामक है वो धरती पर ही ऑपरेट होगा और यहीं से इससे एनर्जी जनरेट की जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि आप आने वाले टाइम में किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।